रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। सर, लग रहा है ना मेरी शर्ट चकाचक वाइट। मिस्टर दास, आर यू ऑल राइट? टीवी में देखा, वाइट शर्ट का कमाल, बॉस खुश और प्रमोशन पक्की। लगता है तुम हो गए हो 100% सन की। सर, व्हाट अबाउट माय प्रमोशन? प्रमोशन? यस। ऑफ कोर्स, फ्रॉम फूल टू ब्लडी फूल। कैनो? जस्ट गेट आउट। अरे बाबा, क्यों, क्या हुआ दास बाबू? शर्ट हो गई फेल? नेवर माइंड, लो ड्रिंक स्प्राइट। क्या ये बनाएगा मुझे बॉस की आंखों में स्टार? बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस हैं बेकार। स्प्राइट करे नो चमत्कार, बस प्यास बुझाए यार। Sprite is the registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. रोशनी का कारवां सुनने वाले तमाम श्रोताओं को सलीमा का आदाब नमस्कार। और ये जो हमारे बगल में मुंह लटकाए बाल बिखराए साहब बैठे हैं ना, इनका भी। बाय द वे, तुम क्यों इतने उदास से बैठे हुए हो? मैं उदास नहीं हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ। चलो, ये तो और भी अच्छी खबर है कि तुम सोचने भी लगे हो। मगर इतना तो बता दो कि क्या? भाई, मैं सीरियस हूँ। तो ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं बता रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था कि जिंदगी की दो सूरतें होती हैं, अंधेरा और उजाला। हर युग में, हर दौर में यही कोशिश की जाती रही है कि आसपास का अंधेरा हटाकर तमाम रोशनी फैलाई जाए, है ना? मगर मैंने महसूस किया है कि वो अंधेरे जो रोशनी की मौजूदगी में होते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। सही, 100% सही। सबसे खतरनाक अंधकार इग्नोरेंस का है, सबसे बड़ी स्याही अज्ञान की है। और इस रोशनी के कारवां में हमारी कोशिश यही रही है कि अपने आसपास के हर गोशे में इतनी रोशनी भर दी जाए कि वहां से अंधेरे का गुजर भी ना हो। तो फिर आइए इस शुभ काम की शुरुआत कुछ इस तरह करते हैं कि अपने आसपास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर डाल देते हैं, जिससे एक नई राह खुलती है। भारतीय डॉक्टरों के पास बहुत जल्द ऐसा उपकरण होगा जिससे अर्ली आई इन्फेक्शन का पता चल सकेगा और विजन लॉस को रोका जा सकेगा। जी हाँ, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, commonly known as CSIR, has developed a diagnostic microchip which can detect eye infection and glaucoma in 2 hours. और जैसा कि सब जानते हैं कि जब बीमारी का पता पहले चल जाता है तो आंखों को परमानेंट डैमेजेस से बचाया जा सकता है। संभावनाएं हैं कि आने वाले कुछ महीनों में ये माइक्रोचिप डॉक्टर्स के पास उपलब्ध होगा और हमारे देश में ब्लाइंडनेस के केसेस को रोक पाने में भारी सफलता मिलेगी। और अब आइए नजर डालें अपने इंटरव्यू सेगमेंट की ओर। आज हम जिस शख्स से मुलाकात कराएंगे आप लोगों की, वो गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं। कठोर इरादे, बुलंद हौसले और कहीं भीतर में पलता हुआ एक कलाकार भी। नाम है तारक लोहार। जिंदगी का सितम ये कि सिर्फ 4 महीने की उम्र में माँ बाप ने इन्हें तन्हा छोड़ दिया था। शायद तभी से मुश्किलों को चित करने का हुनर सीखा है आपने। जन्म से दृष्टिहीन तारक लोहार आज एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ एक बैंड भी चलाते हैं ये। और हमेशा की तरह जॉर्ज इब्राहिम उनसे हमारी मुलाकात करवा रहे हैं। नमस्कार तारक भाई, आपकी जो आंखों का प्रॉब्लम है ये कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, और आपका परिवार का जो इस प्रॉब्लम के प्रति क्या रुख था? मैं उत्तरांचल के नैनीताल जिले का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी उस समय आर्मी में थे। चाइना वॉर चल रही थी। करीब 2 साल की उम्र में जब गर्मियों में अक्सर बच्चों की आंखें दुखने आती है, ऐसे मेरी आंखें भी दुखने आई थी। और पिताजी बॉर्डर पे होने की वजह से देहात में जो देसी डॉक्टर्स होते हैं उनसे कुछ इलाज करवाया, तो उसके रिएक्शन की वजह से मेरी रोशनी चली गई। तो बाद में एक निराशा तो परिवार में थी ही थी। तो एक हमारे कमांडर के मिसिस थी जो कि गुजरात से थी। उन्होंने कहा कि इसको अहमदाबाद के अंदर एक छोटे बच्चों के लिए बाल मंदिर चलता है, चिल्ड्रन नर्सरी टाइप का, तो वहाँ पे आप एडमिट करवाए तो इसकी कुछ जिंदगी बनेगी। और 4 साल की उम्र में यहाँ पे आश्रम रोड पे एक डेफ एंड डम
बच्चों के लिए भी स्कूल है, उसी के अंदर ब्लाइंड बच्चों का स्कूल भी चलता है और उसमें छोटे बच्चे उस समय एडमिट किए जाते थे 5 साल से। तो मैं उस स्कूल में एडमिट हुआ। घर से दूर 4 साल की उम्र में आप अपना सफ़र अकेले शुरू किया। हमारे सुनने वालों को जरा आप इस ज़िंदगी के सफ़र के बारे में थोड़ा बताएंगे। हाँ जी, जब मैं ब्लाइंड स्कूल में एडमिट हुआ तो शुरुआत में तो मेरे पिताजी 10-15 दिन मेरे साथ रहे थे। फिर 1 या 2 वेकेशन में वो लेने आए थे, उस समय वो पूना रहते थे। फिर वो रिटायर होके गांव चले गए और मुझे लेने आने जाने का उनसे बना नहीं। तो वेकेशन में अक्सर ये जो स्कूल होते हैं उनमें तो वेकेशन में बच्चों को अपने अपने घर भेजा जाता है, तो मुझे कहाँ भेजना एक सवाल था। तो मेरे जो टीचर्स थे वो सब लोग अपनी तनख्वाह में से 10-10 रुपये इकट्ठा करके किसी एक बच्चे को 100 रुपया देते थे और मैं वो बच्चे के घर जाता था। उसके बाद में जब मैं मैट्रिकुलेशन में पहुंचा तो उसके बाद में हमारी स्कूल में पढ़ाई बंद हो जाती थी। और स्वाभाविक है कि स्कूलिंग खत्म होने के बाद में वो लोग बच्चे को रख नहीं सकते हैं। तो उन्होंने हमारे घर पे लेटर लिखा कि भाई अभी तुम्हारे बच्चे ने मैट्रिक पास कर लिया है, आप उसको ले जाइए। तो उसका कोई जवाब नहीं आया और मुझे पढ़ाई में रस था और हुनर में मेरी कोई रुचि नहीं थी। आज भी मुझे हथौड़ी पकड़ना अच्छा नहीं लगता है। मेरे मन में एक चीज़ थी कि मुझे पढ़ना है। इसके लिए मैं अलग अलग जगह पे मैं गया और लोगों को बताया कि भी मुझे पढ़ना है। तो लोग ऐसे बोलते थे कि तुमको पैसा कौन देगा, कैसे तुम पढ़ोगे, पैसे चाहिए था। सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैं गया तो मैं ब्रदर लोबो को मिला। उन्होंने मुझे कंडीशन दी कि अगर तुम्हारा फर्स्ट क्लास आता है और हर साल अगर आप फर्स्ट क्लास लाओगे तो हम आपको एडमिशन देंगे। धीरे धीरे सब स्कूल के जो कॉलेज के लड़के थे वो सब के साथ में मेरी दोस्ती बनती गई, सबको पता चलता गया। तो मुझे धीरे धीरे कपड़े वगैरह भी मिलने लगे। पहले मेरे पास एक ही जोड़ कपड़ा था, मैं रोज रात को धो लेता था। मेरे एक बार मैं बीमार हो गया तो मेरे कॉलेज में कुछ लड़के थे, उनको पता चला कि ये लड़का बीमार हुआ है। तो वो घर से, हमारे गुजरात में एक खिचड़ी करके होता है जो बीमार आदमी को दी जाती है, तो वो लेके आए। उसमें से मेरे अनिल स्टार्च के मालिक है कमल शेठ करके, उनके साथ में दोस्ती हुई और वो दोस्ती मुझे बहुत लंबे तक चली। वो मुझे वेकेशन में क्योंकि उनको पता था कि मैं ऐसे ही किसी से कोई चीज़ लेता नहीं था, तो वेकेशन में मुझे अपनी फैक्ट्री में वेकेशन जॉब पे ले जाते थे। वहाँ पे मेरा काम था टेलीफोन रिसीव करना जब तक सेठ नहीं आए तब तक, और मैसेज नोट करना, और वो मुझे तनख्वाह देते थे। और उस तरह से मैं और जो कॉलेज मुझे स्कॉलरशिप देती थी उसकी मदद से मैं पढ़ता था। उस तरह से मैंने TY BA तक अभ्यास किया। TY BA में मैं यूनिवर्सिटी में सेकंड आया और मेरे साथ में कॉलेज में जो पढ़ती थी नंदिनी मैन, जो आजकल नंदिनी रावल के नाम से जानी जाती है, उस समय नंदिनी जोशी के नाम से जानी जाती थी। उन्होंने मुझे बताया कि तू यहाँ पे अप्लाई तो कर। वो भी उस समय यहाँ पे नई आई थी, तो मैंने अप्लाई किया। तो क्योंकि मैं बहुत जूनियर था, 22 साल का लड़का था और मुझसे सीनियर थे यहाँ पे कोई प्रवीण दवे करके, उनको सिलेक्ट किया गया और मेरा सेकंड नंबर था। मेरी खुश किस्मती से प्रवीण दवे 2 महीने के बाद में जॉब छोड़ के चले गए और मुझे दोबारा बुलाया गया और मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिसर की हैसियत से काम शुरू किया और पढ़ाई आधे रास्ते पे छोड़ दी। तारक भाई, आप संगीत में रुचि रखते हैं और आपने संगीत के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम भी किया है गुजरात में। इसके बारे में आप हमारे सुनने वालों को कुछ बताएंगे? एक अनिला गोहिल करके, जो कि गुजरात की बहुत ही जानी हुई गायिका है, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और उनके मैं शो देखा करता था। वो बंकिम पाठक करके एक हैंडीकैप भाई है, उनके साथ गाती थी। तो उनके साथ में मैं करीब मैंने 100-150 शो उनके देखे थे। और उसके अलावा यहाँ पे एक डायना ठाकुर करके बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, उसके भी मैं ड्रामा के भी सब जो रिहर्सल्स थे, स्टेज शोज थे, वो देखता था। तो उससे मुझे थोड़ा ऐसे भी मैं बचपन में भी मैं परफॉर्मिंग आर्ट का काम करता था, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट रहता था। फिर कॉलेज में मैं टैलेंट इवनिंग वगैरह में गाता था। उसके बाद में मेरा एक फ्रेंड सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिट हुआ, नटवर सोलंकी करके, और वो बहुत ही अच्छा गाता था। तो हम लोगों ने मिलकर ऐसा डिसाइड किया कि अपने एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और हम लोगों ने ल्यूनेटिक के नाम से ग्रुप फॉर्म किया, ल्यूनेटिक ऑर्केस्ट्रा करके। और सब लोग हमको बोलते थे कि ल्यूनेटिक का मतलब तो होता है दीवाना, पागल, आपने ऐसा कैसा नाम रख लिया। तो हमने बोला कि सच है, हम जब ग्रुप बनाते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि ब्लाइंड लोग मिलकर कैसे ग्रुप चलाएंगे, इसलिए हमने ये नाम ठीक ही रखा है। ये सोच के हमने उसमें काम करना शुरू किया। स्टेज प्रोग्राम किए, गरबे के प्रोग्राम किए, म्यूजिकल नाइट्स की, 97 तक अपना ग्रुप चलाया। तो मेरा एक सपना था कि ब्लाइंड लोगों का एक फुल ऑर्केस्ट्रा हो,
तो वो सपना साकार करने में मुझे ये जो स्टेज है स्कूल का वो बहुत ही काम आया। और हम लोग ये ऑर्केस्ट्रा के सभी सामान लाके हमारे बच्चों को सिखाया और उसका हम लोगों ने करीब 2000 से परफॉर्मेंस शुरू किया। चलते चलते एक आखिरी सवाल तारक भाई, 10 साल बाद आप अपने आप को किस मकाम पर देखना चाहते हो? जिन्होंने मुझे कॉलेज में हेल्प किया था ब्रदर लोबो ने, या तो स्कूल टाइम में जो मेरी माँ की भूमिका करती थी मुक्ता बहन, जिन्होंने मुझे आगे डेवलप किया, जो मैंने नंदिनी बहन का उल्लेख दिया कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे जॉब के लिए प्रमोट किया, या कमल सेठ, वो लोगों ने जो भी मुझे हेल्प किया है, अगर मैं उनको इन द मैटर ऑफ मनी अगर मैं वापस देने जाऊं तो उसका शायद पैसा दे पाए, लेकिन वो समय हम नहीं दे पाते हैं। मैं ये समझता हूं कि जो हमें किसी आदमी ने हेल्प की है उसको एक यज्ञ की तरह समझ के हम उसको आगे बढ़ाएं, किसी और के लिए काम कर पाए। तो मैं ये सोचता हूं कि जिस स्कूल में मैं काम कर रहा हूं उस स्कूल के बच्चों को मैं ज्यादा से ज्यादा अपने नॉलेज का वो कर पाऊं, और मेरी स्कूल जो है एडल्ट ट्रेनिंग स्कूल फॉर द ब्लाइंड वो एक मॉडल स्कूल बने। शुक्रिया तारक भाई, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तारक साहब, जीवन की चुनौतियों को चुनौती देने का हुनर तो कोई आपसे सीखे। हमारे सुनने वालों को गहरे तक छू जाने और उन्हें इंस्पायर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जाने माने विनोद नागपाल बता रहे हैं हमें कि किस तरह हिम्मत, डिटर्मिनेशन और हालात से लड़ने का इंस्टिंक्ट एक आम आदमी को असाधारण बना देता है। आइए हीरू चंदनानी की कहानी सुनते हैं विनोद नागपाल की जुबानी। हीरू चांदनानी, जो इस बात की एक जीती जागती मिसाल है कि कैसे परिवार के अटूट सहयोग और अपने दृढ़ संकल्प से अपने लिए एक कामयाबी भरी मंजिल तय की जा सकती है। 16 अप्रैल 1978 को बेंगलोर में जन्मी हीरू जन्म से ही नेत्रहीन है। उसकी इस नेत्रहीनता के कारण कोई स्कूल उन्हें दाखिला देने के लिए तैयार न था, पर उनके माता पिता ने हार न मानी और उनका दाखिला बेंगलोर के बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल में करा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करी, हीरू ने कॉलेज में दाखिला लिया और साइकोलॉजी को अपने विषय के तौर पर चुना। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि वो इस विषय को न चुने, पर उन्होंने लोगों की एक ना मानी और साइकोलॉजी में ही अपनी पढ़ाई पूरी की। 2002 में उन्होंने साइकोलॉजिस्ट के तौर पर अपनी पहली नौकरी की। इसके बाद उन्होंने नौकरी के लिए कई और इंटरव्यू दिए, पर नेत्रहीन होने के कारण उन्हें नाकार दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 2004 में उन्हें HR स्पेशलिस्ट के तौर पर IBM इंडिया में नौकरी मिल गई। इसके अलावा हीरू पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत में भी रुचि रखती हैं और कई विदेशी भाषाओं में गाती हैं। साथ ही पियानो भी अच्छा बजाती हैं। आज हीरू की अपनी एक अलग पहचान है, जिसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद नागपाल, आपका कीमती वक्त और बदल देने वाली शख्सियतों के बारे में बताने के लिए। सलीमा, आप कह रही थी ना कि शायद आप हमसे कुछ बड़ी अहम बातें करने वाली हैं। हाँ, वो तो हम हमेशा ही करते हैं, तो इसमें कहने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, आप कह रही थी ना कि आज आप हमें जोकिम और पद्मा रापोस के बारे में बताएंगी, जो मुंबई में रहती हैं, वही जो दोनों दृष्टिहीन हैं, एक बैंक में काम करते हैं और वो दोनों साइटेड बच्चों के माँ बाप भी हैं। हाँ, कहा था, मगर अब मेरे कहने जैसा बचा ही क्या है, सब तो कह दिया तुमने। पर दोस्तों, आपसे इतना जरूर कहूंगी कि जोकिम और पद्मा से मुलाकात कराने के पीछे एक अहम वजह ये थी कि ये हमारे साथ अपने कुछ बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। और जी हाँ, पहली बार हमारे अलावा भी कोई और स्टूडियो में यहाँ मौजूद होगा और वो होंगे अमित भट्ट, जो कि दृष्टिहीन हैं और रेडियो से जुड़े होने के कारण उनका ये शौक है कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और इस सवाल जवाब में हमारी मदद करें।
जोकिम जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और पद्मा जी आपका भी, आप दोनों का ही मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि चूंकि आप दोनों ही दृष्टिहीन हैं, तो किस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय आपको उस समय करने पड़े दृष्टिहीन पेरेंट्स होने के नाते, जबकि आप अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे? प्रिपरेशन तो जो हमेशा एक्साइटमेंट होती है ऐसी ही थी, माता पिता को जो होता है उसी तरह थे। तब हमारी माता जी थी, जोकिम की माता जी भी थी, उनका कहना था कि हम बच्चे को हमारे पास रख के बड़ा करेंगे जब 2-3 महीने का हो जाएगा। तो पहला डिसीजन तो हमने यही लिया था कि बच्चे को हम किसी के पास रखेंगे नहीं, वो हमारे साथ ही रहेगा, ताकि हमारी जो तकलीफें हैं और हमारे जो कमियां हैं वो उनको देख देख के वो महसूस करके ही सीखे। इसलिए हम लोग ने ये पहला डिसीजन तो यही लिया था कि हमारे साथ ही बच्चा रहेगा, भले कितनी भी तकलीफें पड़े। क्या आपके अनुभव में दृष्टिहीन माता पिता आसानी से इंडिपेंडेंटली अपने बच्चों का लालन पालन कर सकते हैं? बच्चे का अपब्रिंगिंग में तो ऐसा है कि जब कोई दृष्टिवान मदर भी होती है तो उसी को भी किसी को तो सहायता लेनी पड़ती है। हमारी माता जी थी, उनके सहारे करते थे, तो उनसे मैं हर कोई उनका जो यानी कि चेंज करना है, उसके कपड़े बदलना है, उसको क्लीन अप करना है, ये सब कुछ उनके असिस्टेंट के नीचे मैं खुद कर लेती थी। ये सवाल था उनके असिस्टेंट का लगभग 4-5 महीने तक। फिर बात की बात तो फिर हम अकेले ही सीख जाते हैं उनके साथ टैकल करना। मतलब जहाँ हमारी मर्यादाएं हैं वहाँ हमको सहायता लेनी ही चाहिए। जोकिम जी, क्योंकि आप बच्चे के पिता हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से आपने दृष्टिहीन होने के बावजूद भी अपने बच्चों में एक अनुशासन लाने का प्रयास किया? डिसिप्लिन तो बच्चों को तो आप फोर्सफुली कुछ भी नहीं लगा सकते, प्यार से उनको जो समझा के हम लोग कर सकते हैं। जहाँ चीजें प्यार से नहीं होती तो कभी दमदाटियां भी करना पड़ता है, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुबह जल्दी उठना, शाम को अगर वो खेलना जाए तो वी हैव टू फिक्स अ सर्टेन टाइमिंग। अगर किसी की चीजें को खेलते खेलते ले आए तो उनका जो चीजें है वो अभी जाके दे देना। क्या दृष्टिहीन माता पिताओं को सहायता के लिए अपने दृष्टिहीन बच्चों पर निर्भर रहना चाहिए? आप ब्लाइंड है ये आपको कभी नहीं बोलना चाहिए। जस्ट बिकॉज द किड्स आर साइटेड एंड दैट योर किड्स, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारे गाइडेंस के लिए वो तुम्हारे हैं। उनकी भी कुछ मर्यादाएं हैं, उनकी भी कुछ आशा है कि कुछ ना कुछ करना। तो जहाँ पे वो जितना भी वो करे उतना वो तुम उसमें खुश रहो। अगर तुम्हारी कुछ डिफिकल्टी है तो उनको बता देना, लेकिन उन पे ज्यादा कुछ बोझ मत डालिएगा। ऐसा कहना कि मानवता के तौर पे उन्हें किसी को सहायता करना जरूर सिखाना है, तो उसमें खुद हम ही ब्लाइंड है तो हमारी सहायता कीजिए। लेकिन ये जो हमारी समस्या है, दृष्टिहीनता जो हमारी समस्या है, उसमें हमारे बच्चे हमारे सहायक बनाओ, साथी मत बनाओ उनको। अच्छा, आपकी दृष्टि में ऐसी कौन सी पारिवारिक एक्टिविटीज हैं जो कि बच्चों के साथ मिलजुल कर एक माता पिता को करनी चाहिए? जहाँ पे गेट टुगेदर्स होंगे, जहाँ पे देयर आर सम पार्टीज, देयर आर सम फंक्शंस, तो वी शुड गो ऑल टुगेदर। ऐसा हम लोग ने पहले से ही डिसाइड किया कि कोई भी फंक्शंस में वी शुड गो टुगेदर। तो वो भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है फैमिली में। मूवीज में भी खास जाना चाहिए। मूवीज, ड्रामास। बच्चों के उचित लालन पालन के लिए आपको क्या लगता है, अन्य माता पिताओं को आप क्या प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, बच्चा जब बढ़ता है तो वो कभी शांत या खामोश नहीं बैठ सकता है, यानी वो कुछ ना कुछ करते ही रहता है। अभी वो नटखट होता है, यहाँ वहाँ घूमते रहता है। जब वो रेंगने सीखता है तो कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, कोई खतरनाक चीज है वहां तो नहीं जा रहा है ना, ये सब पता चलने के लिए हमने बच्चों के पैरों में जिंगल्स लगा दिए थे, ताकि उनकी आवाज से हमको पता चले कि वो किस तरफ जा रहे हैं, क्यों नहीं। बाकी तो हम लोग प्रिकॉशंस लेते ही है कि कोई नोकीली चीजें नीचे नहीं रखे वगैरह। और दूसरा एक इनका होता है कि जब वो बिल्कुल कोई आवाज नहीं कर रहे हैं, बच्चे चुपचाप बैठे, तो हमने एक स्टडीज किया था कि समझ जाने का कि वो कुछ चीज से ऐसी विजिटिंग कर रहे हैं कि जिसकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन कुछ गड़बड़ चल रही है। तब जाके उनके पास हम जाके देखते थे कि एग्जैक्टली कोई चीज कहीं से निकाली हुई है या कोई कुछ किससे चीज कर रहे हैं। ये हमने एक टेक्निक सोच के रखी थी। जहाँ तक किचन होता है तो किचन में जहाँ पे कुकिंग के जो आइटम्स होते हैं, ऑल दोस आइटम शुड बी ऑन अ हाइट प्लेटफॉर्म पे, नहीं या धार जो चीजें हैं, कांच की चीजें हैं, या तो कुछ ऐसी चीज जो डेंजरस है जैसे इलेक्ट्रिकल कोई पॉइंट्स है, वो भी नीचे नहीं रखना, वो भी हाइट पे रखे एटलीस्ट फॉर फ्यू इयर्स।
अच्छा, दूसरे ब्लाइंड पेरेंट्स को ताकि वो अपने बच्चों का सही रूप से देखभाल कर सकें, भरण पोषण कर सकें, कोई महत्वपूर्ण सुझाव आपके जहन में होंगे? एक तो हमारी जो दृष्टिहीनता है वो उन पे लादनी नहीं चाहिए कि हमने ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। टेक देम एज अ नॉर्मल चाइल्ड, जैसे सभी के बच्चे होते हैं वैसे ही उनको लेना। एक ये पॉइंट। दूसरी बात, उनके जो नॉर्मल जो आशाएं हैं उनके तरफ ध्यान देना, ना कि अपनी चीजें उन पे फोर्स करना। संतुलन होना चाहिए फ्रीडम का और बंधन का। ये कहते हैं ना कि ज्यादा खींचने पर टूटना नहीं चाहिए, ज्यादा ढीला छोड़ने पर उसकी गांठें नहीं बननी चाहिए, ऐसे संतुलन रहना चाहिए। दूसरी बात, उनको जितनी हो सके उतनी सोशल लाइफ देनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी बाहर जाएंगे तो लोग बहुत देखने वाले हैं। तो ये सब उनको दर जिंदगी में ही सीखना, खुद ही सीखना ना चाहिए। ये तो हम लोग को देखने ही वाले हैं, लोग हमारी ओर ताकने ही वाले हैं। ये सब उनको अपने आप, जितना आप सोशल लाइफ दोगे उसमें वो लोग अपने आप सीखेंगे। तो उनके जहन से ये चीज निकल जाएगी कि हमारे पेरेंट्स कुछ दूसरों से अलग है, और उनके सामने खुद एक आदर्श जितना हो सके उतना खड़ा करने की कोशिश कीजिए कि हम आत्मनिर्भर हैं, आपको ही बनना है। दृष्टिहीन पेरेंट्स कैसे यह सुनिश्चित करें कि उनकी दृष्टिहीनता का कोई भी कुप्रभाव अपने बच्चों की स्कूल या सोशल लाइफ पर न पड़े? दृष्टिहीन पेरेंट्स हम माता पिता बनते हैं तो हमारे जहन में एक भी बात होनी चाहिए कि क्या हम उस बच्चे की सभी जरूरतें अच्छी तरह पूरी कर सकेंगे। क्योंकि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है तो वो उनमें कहीं भी किसी भी तरह से ना आए कि बाकी के बच्चों से कहीं वो दबा हुआ नहीं हो, कहीं वो कम पड़े, ऐसा ना हो। तो वो हमें अपने हिसाब से ये निजी मामला है तो हमारी निजी जो क्षमता है उसके हिसाब से हमें वो सोचना पड़ेगा। सेकेंडली, कई माता पिता के सपने होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत बड़ी स्कूल में पढ़े। किसी का भी सपना हो सकता है, लेकिन उस स्कूल में एडमिशन लेने के बाद हम लोग को तो दिखता नहीं है, जरा हमें कंसेशन मिलेगा तो ठीक रहेगा, हम पढ़ा सकेंगे। ये सिर्फ एक दिन की या ऑफिस में जाने की बातें होती है, लेकिन इसकी जो असर है या इसके जो परिणाम है वो शायद कई सालों तक तुम्हारे बच्चे को किसी ना किसी रूप में थोड़े बहुत तरीके से भोगने पड़ते हैं। जैसे टीचर्स का एटीट्यूड थोड़ा क्यों ना हो बदली हो सकता है, प्रिंसिपल का एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो सकता है कि चलो इस पे तो थोड़ी बहुत हमने मेहरबानी की है, और उसका डायरेक्टली नहीं लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से भी बच्चों को कहीं थोड़ा बहुत सफर करना पड़ता है। तो ये हमारे बच्चे के लिए हम नहीं करना चाहिए। जो भी हमारी कैपेसिटी है उसी स्कूल में हम जाए, आम बच्चों को जो उनके पेरेंट्स दे रहे हैं वही हम पेरेंट्स दे, और बच्चे को ताकतवान इस तरह से बनाओ कि बच्चा वहाँ पुटअप कर सके कि तुम्हारे मेरे पेरेंट्स में कुछ फर्क नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के जो दोस्त मित्र मंडल है, उनके साथ भी हमें भी कुछ दोस्ती बढ़ानी है, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि नहीं, इनके जो माता पिता है वो अच्छे हैं, वो फ्रेंडली है। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर हमें भी उनके साथ करना चाहिए। अगर आप दृष्टिहीनता के बारे में हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई खास जानकारी हमें देना चाहते हैं तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। बेशक सही फरमाया आपने कि आपकी बातों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये तो बाद की बात है। सबसे पहले तो आप खुद अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। दूसरों का परसेप्शन बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। बातें तो अच्छी करते हो, अब जरा ये बताओ कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया का क्या है, दुनिया तो माया है। हाँ, मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ अरशद। हाँ तो ठीक है ना, आप सुनाइए, हमें क्या बता रही थी आप? A new navigational device called Tormes system has been developed in Spain, which promises higher level of independence to visually impaired people. इसमें एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसे ब्रेल कीबोर्ड और वॉइस सिंथेसाइजर के साथ साथ नेविगेशन टेक्नोलॉजी होती है। इसका वजन 1 किलोग्राम से भी कम है। Like global positioning system, it can be queried and it will respond with verbal directions. माना जा रहा है कि जीपीएस के मुकाबले टॉर्मेस ज्यादा बेहतर डिवाइस है। अब तक की स्थिति तो यह है कि जीपीएस शहरों में उतना एक्यूरेट साबित नहीं हो पाया है, जबकि टॉर्मेस एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर है। ये कुछ मीटर पहले से रास्ते के ऑब्स्टिकल्स को पहचान लेता है। और अब फटाफट बात कर लें इनाम की।
हमारे एपिसोड नंबर अरे 13 अरे के... अरे अरे क्या हो गया है तुम्हें? पहले ये तो बताओ कि सवाल क्या था। ओ हाँ हाँ, एपिसोड नंबर 13 के सवाल था कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे किस दिन मनाया जाता है, और सही जवाब है December 3 को। बिल्कुल, और सही जवाब भेजकर लकी विनर हैं, हमारे विजेता हैं रविंद्र रस्तोगी दिल्ली से। भाई आप भी विजेता बन सकते हैं। नोट कीजिए आज का यानी प्रोग्राम नंबर 23 का सवाल है कि एक आम इंसान को जिसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे एक साल में कितनी बार अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए? इसका जवाब जल्द से जल्द हमें इस पते पर लिख भेजें। ये है हमारा एड्रेस, आई वे रेडियो कॉन्टेस्ट, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। 15 दिनों के अंदर अंदर तक हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सही उत्तर के आधार पर हम उनका लकी ड्रॉ निकालेंगे और 5 लकी विजेताओं को मिलेगा एक स्पेशल आई वे टी शर्ट। बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, वह हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हो, मेडिकल हो, अधिकारों से संबंधित रखती हो, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें, या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है आई वे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। और अब अगली मुलाकात तक मुझे यानी कि सलीमा रजा को और अरशद इकबाल को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। आई वे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का कारवां।